नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम हमारे साहित्य निर्माता श्रृंखला के 7वें सोपान पर आ पहुंचे हैं और आज के हमारे कवि हैं छायावाद के एक और आधार स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत अपने आप में एक अद्भुत कवि प्रतिभा के धनी कवि रहे और इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनके काव्य में प्रकृति के एक एक अंग का इतनी बारीकी से और इतना खूबसूरती से चित्रण किया गया है कि मन उसे पढ़कर भाव विभोर हो उठता है। तो चलिए आज प्रकृति के इस सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत के साहित्यिक दृष्टिकोण को समझते हैं, उनके जीवन के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं जिनके कारण, जिनके फलस्वरूप उनका व्यक्तित्व निर्मित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, आपको भूलना नहीं है, प्रश्न साधारण सा भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है पंत के विषय में। और एक और बात मैं शुरू में भी बता दूं, बीच में भी हम चर्चा करेंगे ताकि आपकी स्मृति में वो हमेशा बनी रहे। पहली बात यह है दोस्तों कि सुमित्रा नंदन पंत एक ऐसे कवि हैं छायावाद के जो अपने अलग पहचान बनाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वे अपनी काव्य यात्रा छायावादी कवि के रूप में प्रारंभ करते हैं और उसके बाद अलग अलग पड़ावों को पार करते हुए वे मानवतावादी कवि के रूप में अपने स्वरूप को विकसित करते हैं। यानी उनकी काव्य यात्रा क्रमिक विकास का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वे अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए अपने जीवन के आखिरी क्षणों में, आखिरी अपनी काव्य प्रतिभा के आखिरी पड़ाव पर आकर, और वे प्रगतिवाद से भी प्रभावित हुए। हम सभी जानते हैं कि रूपाब नाम की एक प्रगतिशील पत्रिका का उन्होंने संपादन भी किया। तो ये 3-4 बिंदु हैं जो आपको किसी भी स्थिति में उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए भूलने नहीं है। अब बात आती है उनके जीवन परिचय की। तो पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में हुआ और उनका जन्म स्थान था कौसानी, अल्मोड़ा में है जो, और उत्तराखंड में, वर्तमान उत्तराखंड में है। यानी वे, उनकी पैदाइश ही उत्तराखंड की खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थली पर हुई और यही कारण है लोग आजकल पर्वतीय स्थलों पर भ्रमण के लिए जाते हैं और कौसानी तो बहुत लोग जाते हैं। और उस स्थिति में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिसका जन्म ही उस खूबसूरत प्रकृति के आंचल में हुआ हो, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार निर्मित होगा। अगर वहां जन्म लेकर भी कवि प्रकृति के प्रति इतना संवेदनशील न हो सका, उसके सौंदर्य में डूब नहीं सका, तो फिर वो कवि कैसा। तो पंत का व्यक्तित्व, उनका जीवन उनके प्रकृति प्रेम को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है। उनका मूल नाम गुसाई दत्त था, यह भूलना नहीं है। उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था और उनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत। जैसा कि अक्सर हुआ करता है, प्रारंभिक शिक्षा इनकी स्थानीय स्तर पर हुई, यानी जहां आसपास में जो शिक्षण संस्थाएं थी वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद सन 1918 में अपने मंझले भाई के साथ वे हाई स्कूल की परीक्षा के लिए बनारस आ गए और यहीं से उनका कवि जीवन वास्तविक रूप में शुरू हुआ। यानी सन 1918 का जो वर्ष है उनके जीवन का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसंगवश मैं एक बात और बता दूं कि पंत ने स्वयं स्वीकार किया है अपने उल्लेखों में अलग अलग स्थानों पर, और साहित्य कोश में भी इसका जिक्र मिलता है कि जब वे 7 वर्ष के थे तब उन्होंने पहली बार छंदबद्ध कविता लिखने का प्रयास किया था। यानी कवि प्रतिभा उनमें जन्मजात विद्यमान थी और 7 वर्ष की आयु से वे अनगढ़ कविताएं लिखने लगे थे। वे स्वयं उन कविताओं को अनगढ़ कहते हैं। लेकिन 1918 में जब वे बनारस गए और उन्हें एक अलग ही साहित्यिक वातावरण मिला, तो उनकी कवि प्रतिभा निखर कर सामने आई और 1918 से धीरे धीरे कवि के रूप में उनकी पहचान बनने लगी। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज में हुआ। अब बात आती है इनकी कृति परिचय की। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पंत एक ऐसे कवि हैं छायावाद के जो अपनी काव्य यात्रा कहां से प्रारंभ करते हैं? छायावाद से प्रारंभ करते हैं।
फिर उसके बाद वे प्रगतिवादी कविताएं लिखते हैं। उसके बाद वे अरविंद दर्शन से प्रभावित दार्शनिक पृष्ठभूमि की कविताएं लिखते हैं और उसके बाद वे मानवतावादी काव्य सृजन करते हैं, यानी मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। तो यानी 4 पड़ाव हैं उनकी काव्य यात्रा के, उनकी सृजन यात्रा के, और उन्होंने अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग कृतियों की रचना की। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वे छायावादी कवि भी हैं, वे प्रगतिवादी भी हैं, वे अरविंद दर्शन से प्रभावित दार्शनिक कवि भी हैं और वे मानवतावादी कवि भी हैं। और 4 पड़ावों की अलग अलग कृतियों की चर्चा हम यहां करेंगे। सबसे पहले बात आती है छायावादी कृतियों की। उनका पहला कविता संग्रह 1920 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था उच्छ्वास। आपको ध्यान रखना है, उच्छ्वास उनका पहला छायावादी कविता संग्रह है। उसके बाद 1920 में ही उनका दूसरा कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, ग्रंथि। 1927 में वीणा का प्रकाशन हुआ। 1928 में पल्लव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है कवि की, क्योंकि पल्लव की जो भूमिका है उसमें उन्होंने जो कविता की भाषा के विषय में अपना लेख लिखा, वही छायावाद का मैनिफेस्टो के नाम से जाना गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो आपको ये बात भूलनी नहीं है कि कौन सी कृति की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है और पल्लव छायावादी कविता संग्रह है और इसका प्रकाशन हुआ 1928 ईस्वी में। गुंजन 1932 में प्रकाशित हुआ। अब बात आती है प्रगतिवादी कवियों की। प्रगतिवादी काव्य संग्रह सबसे पहला उनका है 1936 में प्रकाशित युगांत। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसके सबसे पहले अध्यक्ष भारत में कौन बनाए गए? प्रेमचंद बनाए गए। और यहीं से प्रगतिवाद ने साहित्यिक आंदोलन के रूप में जोर पकड़ना शुरू किया विधिवत रूप से। तो 1936 में उनकी जो रचना प्रकाशित हुई वो उसका नाम है युगांत, जो उनके एक युग यानी छायावादी युग के अंत और प्रगतिवाद के प्रारंभ का सूचक है, संकेतक है। युगवाणी का प्रकाशन हुआ 1939 में और ग्राम्या का प्रकाशन हुआ 1940 में। ये उनकी 3 उल्लेखनीय प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अब बात आती है अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियां। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये अरविंद दर्शन से प्रभावित। स्वर्ण धूलि, इसका प्रकाशन भी 1947 में हुआ और ये भी अरविंद दर्शन से प्रभावित, यानी स्वर्ण नाम की जो दोनों रचनाएं हैं वो अरविंद दर्शन से प्रभावित है, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। और दोनों ही रचनाओं का प्रकाशन वर्ष है 1947, यानी भारत की आजादी का वर्ष। उसके बाद है युगांतर और युगपथ। युगांतर का सही प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं हो सका दोस्तों, इसलिए मैंने यहां इसका जिक्र नहीं किया। युगपथ 1948 में प्रकाशित रचना है, यानी दोनों स्वर्ण कृतियां, युगपथ और युगांतर, 2 युग की कृतियां, ये 4 कृतियां यहां अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं उनकी। अब बात आती है मानवतावादी कृतियों की। चिदंबरा उनकी मानवतावादी कृति है जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ। लोकायतन एक महाकाव्य है, आपको यह भूलना नहीं है। पंत द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन। और महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है ये। 1964 में इसका प्रकाशन हुआ। पतझर, इसका भी प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं हो सका। रजत शिखर 1951 में प्रकाशित कृति है। अतिमा का प्रकाशन हुआ 1955 में। उसके बाद उनकी एक और मानवतावादी कृति है पौ फटने से पहले, और कला और बूढ़ा चांद 1958 में प्रकाशित हुई। कुछ अन्य कृतियों का उल्लेख भी हमें यत्र तत्र मिलता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक कृति है तारापथ, जो पंत की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। उसके बाद उन्होंने एक काव्य रूपक लिखा जिसका नाम है ज्योत्सना। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंत का निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रूपक है, तो आपको ज्योत्सना का ध्यान रखना है। मधुज्वाल, उमर खयाम की जो रुबाइयां हैं उनको हिंदी में अनुदित किया मधुज्वाल नाम से सुमित्रा नंदन पंत ने, यह भी आपको भूलना नहीं है। फिर एक और कविता संग्रह उनका मिला है खादी के फूल। हरिवंश राय बच्चन के साथ ये संयुक्त कविता संग्रह है जो कवि पंत का प्रकाशित हुआ, खादी के फूल। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है, भूलेंगे नहीं। अब बात आती है कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों की, महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जो कवि के जीवन के विषय में, उनके साहित्यिक योगदान के विषय में हमें पता होने चाहिए। सबसे पहली बात जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया,
हिंदी साहित्य कोश इस बात का जिक्र करता है कि 7 वर्ष की उम्र से पंत ने कविता लेखन शुरू किया। 18 वर्ष की उम्र में, यानी जब वे बनारस गए तब 1918 में, तब 18 वर्ष की उम्र में कवि के रूप में उनकी पहचान धीरे धीरे बनने लगी और 1920 से उनकी कृतियां सामने आने लगी। स्वयं कवि ने 1907 से 1918 के मध्य के अपने काल को अपने कवि जीवन का पहला चरण माना है। सुमित्रा नंदन पंत स्वयं अपनी भूमिकाओं में यह स्वीकार करते हैं कि 1907 से 1918 के बीच उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी वे सब उनके कवि जीवन का प्रथम चरण है, प्रारंभिक चरण है, अर्थात कवि के रूप में उनकी पृष्ठभूमि इस दौरान तैयार हुई। उनकी ये प्रारंभिक कविताएं जो 1907 से 1918 के बीच लिखी गई, ये वीणा में संकलित हैं। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कवि की, कविपंत की प्रारंभिक रचनाएं किस संग्रह में संकलित हैं, तो आपको ध्यान रखना है वीणा में संकलित है। कवि ने स्वयं अपनी काव्यकृति वीणा को तुतली बोली में एक बालिका का उपहार कहा है। यानी वीणा की कविताओं को उन्होंने इतना बचपन की कविताएं माना है कि वे स्वयं कहते हैं कि वीणा कविता संग्रह जिसमें उनकी प्रारंभिक कविताएं संकलित हैं वो वास्तव में तुतली बोली में एक बालिका का उपहार है। जिस तरह से कोई भी बच्चा, कोई भी बालिका तोतली भाषा में बोलकर सबका मन मुग्ध कर लेती है, उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि मैंने भी यहां अपनी काव्य यात्रा की अनगढ़ कविताएं संकलित की हैं। कुल 28 पुस्तकें कविपंत की प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं भी हैं, कविता संकलन भी हैं, पद्य नाटक भी हैं और निबंध भी हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, किस विद्वान ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। छायावाद के विष्णु के रूप में ये प्रसिद्ध है। प्रथम छायावादी कृति इनकी उच्छ्वास है, 1920 में प्रकाशित हुई। पल्लव 1926 में प्रकाशित कविता संग्रह की जो भूमिका है छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहलाई, जिसकी चर्चा मैंने आपसे पहले भी की थी। युगांत 1936 में प्रकाशित छायावाद की अंतिम और प्रगतिवाद की प्रथम रचना है। 1938 में उन्होंने रूपाभ नामक एक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 1950 से 1957 के मध्य आप आकाशवाणी में परामर्शदाता के रूप में कार्यरत रहे। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला। प्रथम कविता 1916 में प्रकाशित हुई इनकी और उसका शीर्षक था गिरजे का घंटा। यानी उनकी पहली कविता 1916 में प्रकाशित हुई और उसका शीर्षक क्या था, गिरजे का घंटा। प्रथम छायावादी रचना 1920 में प्रकाशित उच्छ्वास है। युगवाणी प्रगतिवाद युग की वीणा है। लोकायतन गांधी जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है, जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में भी की। कला और बूढ़ा चांद कृति के लिए 1960 में कविपंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। सन 1961 में वे पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। सन 1968 में चिदंबरा कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी चिदंबरा वो कृति है सुमित्रा नंदन पंत की जिसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और कविपंत को इसी कृति के लिए पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी आप सम्मानित किए गए। यानी सुमित्रा नंदन पंत को उनके साहित्यिक योगदान के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। अब बात आती है विद्वानों ने उनके विषय में क्या कुछ कहा है, जिससे ये जो कथन है दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं फालतू ही आपका समय नष्ट कर रही हूं, लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत सारे प्रश्न जब कवि के दृष्टिकोण और उनके रचनाओं की विषय वस्तु पर आधारित पूछे जाते हैं, तब इस तरह के जो कथन होते हैं जिनको अगर हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हमारे लिए उन प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ही सहज और सरल हो जाता है। दूसरी बात, कभी कभी कोई कथन देकर ही पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा, तो इसलिए इनका बहुत अधिक महत्व है, तो आप इन्हें गंभीरता से लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन पर बात करते हैं। वे लिखते हैं,
पंत जी की रहस्य भावना प्रायः स्वाभाविक ही रही, यानी रहस्यवाद की चर्चा उन्होंने महादेवी वर्मा के संदर्भ में भी की थी और रहस्यवाद की चर्चा वे पंत जी के संदर्भ में भी करते हैं। और उन्होंने कहा है कि पंत का रहस्यवाद जो है, जो कविताओं में दिखाई देता है, वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से उभर कर सामने आता है। दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, वाद का सांप्रदायिक रूप उन्होंने शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। यानी भले ही वे प्रगतिवादी रचनाएं लिखते हैं, भले ही वे अरविंद दर्शन से प्रभावित लिखते हैं, भले ही वे छायावाद से प्रभावित लिखते हैं या मानवतावादी रचनाएं लिखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में शुक्ल जी मानते हैं कि वो किसी भी वाद के घेरे में इतने कसकर नहीं बंधे, यानी उनकी कविता स्वच्छंद अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं। उनकी जो एक बड़ी विशेषता है, प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति, वह वीणा में कई जगह पाई जाती है। वीणा जो उनकी प्रारंभिक, जिनको उन्होंने तुतली भाषा में बालिका का उपहार कहा है, जो उनकी प्रारंभिक रचनाओं का संकलन है, तो उसे क्या कहा है शुक्ल जी ने? शुक्ल जी ने कहा है कि प्रकृति के सुंदर सुंदर रूप जो कि पाठक को आह्लादित कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं, उसकी वो अनुभूति वीणा की कई कविताओं में स्थान स्थान पर देखने को मिलती है। आगे वे लिखते हैं, सौंदर्य का आह्लाद उनकी कल्पना को उत्तेजित करके ऐसे अप्रस्तुत रूपों की योजना में प्रवृत्त करता है जिनसे प्रस्तुत रूपों की सौंदर्यानुभूति के प्रसार के लिए अनेक मार्ग खुल जाते हैं। इस पंक्ति को अच्छी तरह समझ लेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि कवि पंत की एक बहुत अच्छी विशेषता यह है कि वे जब प्रकृति के उस सुंदर रूप के दर्शन करते हैं और जो आह्लाद, जो आनंद उन्हें हृदय में अनुभव होता है, उससे उनकी कल्पना उत्तेजित होती है, विकसित होती है, और वो प्रकृति के उस रूप को इतने सुंदर उपमान योजना के साथ प्रस्तुत करती है, इतने सुंदर उपमानों का प्रयोग करती है कि जो पाठक है वो भी उस सौंदर्य की अनुभूति में डूबे बिना नहीं रहता। और अभिव्यक्ति, जो पंत की जो अभिव्यक्ति है, जो सौंदर्यानुभूति है, उसकी अभिव्यक्ति के अनेक रास्ते हमारे सामने खुलते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे वे लिखते हैं, शुक्ल जी, जो कुछ हो यह देखकर प्रसन्नता होती है कि छायावाद के बंधे घेरे से निकल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि छायावाद के बंधे घेरे से, पहले ही कहा शुक्ल जी ने कि वे किसी वाद के घेरे में नहीं बंधे, यहां वे कहते हैं जो कुछ हो, कि कुछ भी हो, कहीं भी किसी भी वाद से प्रभावित होकर उन्होंने रचनाएं लिखी, लेकिन यह देखकर प्रसन्नता होती है कि छायावाद के बंधे हुए घेरे से निकलकर पंत जी ने जगत का विस्तृत अर्थ भूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के साथ विचरने का साहस दिखाया है। यानी उन्होंने अपनी कविताओं में किसी भी वाद में बंधी हुई कविता में की अभिव्यक्ति नहीं की है, बल्कि स्वच्छंद अनुभूतियों की अभिव्यक्ति उनकी कविता में देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 कहता है कि पंत का संपूर्ण कृतित्व हिंदी साहित्य की आधुनिक चेतना का प्रतीक है। आधुनिक चेतना क्या है, इसको हम अच्छी तरह समझ लेंगे। आधुनिक चेतना वो दृष्टिकोण है जो हमें मध्ययुगीन दृष्टिकोण, यानी भक्तिकाल और रीतिकाल के समय में जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न दृष्टि देता है। यानी हम किसी भी बात को स्वीकार सिर्फ इसलिए नहीं कर लेते कि वो हमारी परंपरा में है, हमें संस्कारों में मिली है, बल्कि हम उस पर सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। जब हम तर्क की कसौटी पर किसी भी बात को कसते हैं स्वीकार करने से पहले, तो वही आधुनिक चेतना का प्रतीक है। तो ये बात साहित्य कोश में की गई है कि पंत का संपूर्ण कृतित्व हिंदी साहित्य की आधुनिक चेतना का प्रतीक है, जो इहलौकिक जीवन मूल्यों के निर्माण की ओर अग्रसर है। इहलौकिक यानी इस लोक के जीवन मूल्यों के निर्माण की ओर की प्रवृत्ति तो पंत के काव्य में है ही, उसके साथ जिसने पारलौकिक चिंता और आध्यात्मिक साधना को ही एकमात्र लक्ष्य नहीं समझा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। पहली बात तो साहित्य कोश कह रहा है कि आधुनिक चेतना का प्रतीक है। अब आधुनिक चेतना का प्रतीक होने का मतलब क्या है? मध्यकालीन मानसिकता से मुक्ति। मध्यकालीन मानसिकता क्या है कि जीवन का जो भी अंतिम सत्य है वो है परलोक, यही भक्ति काल में माना गया। तो यही बात यहां पर कह रहा है साहित्य कोश कि वो अपने काव्य के माध्यम से इस लोक में, इहलोक यानी इस संसार में जीवन मूल्यों के निर्माण की ओर अग्रसर होते हैं। और वो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने परलोक की चिंता और आध्यात्मिक साधना को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं माना। यानी
वे परलोक को और आध्यात्मिक जीवन को लक्ष्य तो मानते हैं, लेकिन इहलौकिक जीवन की उपेक्षा करने की बात कहीं नहीं कहते। यानी पंत अपने काव्य में इस लोक और परलोक को साथ साथ लेकर के चले हैं। बहुत ही सुंदर बिंदु है ये, इसे ध्यान में रखेंगे। यह श्रेय की बात है कि युग धर्म के भौतिक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं के साथ पंत का काव्य आध्यात्मिक चेतना के सूत्र भी समानांतर लेकर चलता है, जिसकी बात अभी हमने की। और इस प्रकार उनका जीवन चिंतन एकांगी न रहकर संतुलित और परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि हम केवल इस सांसारिक जीवन को ही महत्व देते हैं तो हम एकांगी हैं, यदि हम केवल आध्यात्मिक जीवन को महत्व देते हैं तो भी हम एकांकी हैं। लेकिन पंत का काव्य इस बात की गवाही देता है, इस बात की साक्षी है, इस बात का साक्षी है कि उन्होंने न केवल इहलोक को महत्व दिया बल्कि परलोक को भी वे उसके साथ साथ लेकर के चले। यानी आध्यात्मिक चेतना और लौकिक चेतना दोनों का सामंजस्य उनके काव्य में हुआ है। और यही कारण है कि साहित्य कोश कहता है कि उनका काव्य संतुलित और परिपूर्ण है। उन्होंने प्रकृति, अब किस दृष्टि से आधुनिक चेतना है उसके बिंदु हैं ये। उन्होंने प्रकृति, नारी, सौंदर्य और मानव जीवन की ओर देखने की मध्यवर्गीय जीवन दृष्टि को अपरिमित परिष्कार दिया। नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था, प्रकृति के प्रति जो दृष्टिकोण था, सौंदर्य के प्रति जो दृष्टिकोण था और मानव जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को उन्होंने परिष्कृत किया, यानी बहुत ही उत्कृष्ट रूप में अपने काव्य के माध्यम से सिद्ध किया और उसे अभिव्यक्त किया। और राष्ट्र रंगभेद से ऊपर उठकर, यानी जब वे अपने काव्य के और विकसित सोपानों की ओर बढ़ते हैं, तब वे न तो राष्ट्र का कि ये मेरा देश है, वो उसका देश है, उसके भेद में फंसते हैं, और ना ही वो गोरे काले का जो रंग भेद है उसमें फंसते हैं। उन सब से ऊपर उठकर वो अखिल मानव की कल्याण कामना को उसी तरह मुखरित किया जिस तरह हिंदी के मध्ययुगीन संतों और भक्तों ने मानव की महनीयता की मुक्त कंठ से घोषणा की थी। जिस तरह से भक्तों और संतों ने मनुष्य की महनीयता यानी महानता की स्थापना की थी, मानवता, क्योंकि मानव शरीर ही भक्ति काल में, क्योंकि पारलौकिक जीवन महत्वपूर्ण था, तो वहां यह कहा गया कि मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसको प्राप्त कर मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। तो वहां उस रूप में मनुष्य की महनीयता को यानी उसकी महानता को स्वीकार किया गया, उसके महत्व को स्वीकार किया गया। लेकिन पंत यहां बिल्कुल अलग है। पंत किस रूप में महानता बताते हैं मानव की? मानव को मानव के रूप में स्थापित करते हैं। वे ना किसी देश की सीमा में बंधते हैं, ना वो किसी रंग भेद में बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उनके मानवतावादी दृष्टिकोण का यही है। आधुनिक हिंदी काव्य को व्यक्तिमत्ता, भाषा सामर्थ्य, व्यक्तिमत्ता यानी व्यक्ति की अस्मिता, उसके अस्तित्व की स्थापना, भाषा का सामर्थ्य और नई छंद दृष्टि प्रदान कर उन्होंने खड़ी बोली की काव्य शक्ति को जो संवर्धन और परिष्कार किया है, वह स्वयं अपने में एक सुंदर महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। यानी साहित्य कोश ये मानता है कि काव्य को व्यक्तिमत्ता दी है, भाषा का सामर्थ्य दिया है, नई छंद दृष्टि दी है और खड़ी बोली को परिष्कृत किया है। इस दृष्टि से पंत का साहित्यिक योगदान अतुलनीय है। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत का काव्य विकास अंतर्मुखता से निरंतर बहिर्मुख होने का इतिहास है। यानी पहले वे अपनी आंतरिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते हैं प्रारंभ में, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, अपने विकास के सोपान एक के बाद एक पार करते हैं, अपने सृजन के विकास के सोपान, तब वे सृष्टि के बाहरी रूप में निरंतर डूबते जाते हैं और उनका जो चरमोत्कर्ष होता है वो मानवतावादी दृष्टिकोण में होता है। यानी वे अपने आसपास मनुष्य के विभिन्न रूपों में उसके कल्याण की कामना करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए बच्चन सिंह कहते हैं कि उनके काव्य का जो विकास है वो अंतर्मुखता से बहिर्मुख होने का इतिहास है। पंत को प्रकृति ने सौकुमार है, क्योंकि वे प्रकृति सौंदर्य से भरपूर स्थान पर जन्मे थे, वहीं उनका बचपन बीता, वहीं उनका प्रारंभिक जीवन बीता। तो उन्हें जो सौकुमारे यानी जो कोमलता है वो उन्हें प्रकृति से मिली, जन्मजात मिली। सौंदर्य और परिष्कृति ये सब उनको प्रकृति ने दिया। इनका प्रभाव उनकी सांस्कृतिक अभिरुचियों, रहन सहन और भाषा शैली आदि सभी पर पड़ा। उनका व्यक्तित्व अनगढ़ न होकर संस्कारित है, यानी उनके व्यक्तित्व में एक संस्कार बोध दिखाई देता है।
जीवन के वैविध्य से होकर उन्हें गुजरना नहीं पड़ा। बच्चन सिंह ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। वे लिखते हैं कि पंत को जीवन के वैविध्य यानी उनका जीवन एक ही स्थिति में चलता रहा, उन्हें कभी संघर्ष के उतार चढ़ावों से नहीं जूझना पड़ा। यदि उन्हें संघर्ष के उतार चढ़ाव झेलने पड़ते तो संभवतः उनका काव्य विविधात्मक होता। उसमें विकास यात्रा तो है लेकिन वैविध्य नहीं है। कौन सा वैविध्य नहीं है? बच्चन सिंह कहते हैं जीवन के वैविध्य से होकर उन्हें नहीं गुजरना पड़ा है, इसलिए उनमें अनुभूतिगत वह संपन्नता नहीं है जो निराला में मिलती है। क्योंकि निराला ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे, अलग अलग स्थितियों से वे जूझे थे, तो जो विविधता उनके काव्य में मिलती है वो अनुभूतियों की संपन्नता, वो वैविध्य बच्चन सिंह के अनुसार पंत के काव्य में नहीं मिलता। उनकी कल्पना इसकी कमी को पूरा करती है और वे कल्पना के आधार पर ही उस विविधता का चित्रण करते हैं, वो उनकी अपनी निजी अनुभूतियां नहीं हैं। उनके आभिजात्य और कल्पना का पूरा तालमेल अरविंद की अधिमानसी दुनिया से बैठ जाता है और यहीं पर आकर जब वे अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर रचनाएं करते हैं तो उनका जो संस्कारशील व्यक्तित्व है वो अपनी कल्पना और दर्शन के साथ पूरा तालमेल बिठाकर एक सुंदर काव्य प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र जिसमें हमने सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात की। हमने देखा कि किस तरह से जयशंकर प्रसाद पर जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वे छायावाद से ही उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और छायावादी रचना ही वे करते रहे जब तक वे जीवित रहे 1937 तक। इसी प्रकार महादेवी की काव्य यात्रा हमने देखा था कि छायावाद से ही प्रारंभ हुई और छायावाद पर ही जाकर अवसान को प्राप्त हुई। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसी कवि प्रतिभा है जिनके काव्य में निरंतर दृष्टिकोण में एक विकास हमें दिखाई देता है। यानी वे छायावाद से प्रारंभ होकर प्रगतिवाद के सोपान पर आते हैं, प्रगतिवाद से अरविंद दर्शन के सोपान पर आते हैं और उसके बाद वे मानवतावादी सर्वोच्च सोपान पर विराज जाते हैं। लेकिन इससे भी अलग वैविध्यमय काव्य जो हमें मिलता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। उनकी हम जिस सत्र में हम निराला जी पर बात करेंगे तब हम इस बात को विस्तार से समझेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भले ही छायावाद के ये 4 स्तंभ हों, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी, लेकिन सबका अपना अपना अलग व्यक्तित्व है, अपनी अपनी कवि प्रतिभा है और अपना अपना साहित्यिक योगदान है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि ये जो सत्र है सुमित्रा नंदन पंत पर आधारित, ये भी आपके लिए अन्य सत्रों की तरह बहुत बहुत उपयोगी साबित होगा। आपका पथ प्रशस्त हो, अच्छे से अध्ययन कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए और जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। नमस्कार।